हाय गाइस, आज हम अपना कोल्ड वार एरा का पार्ट 3 लेके आए हैं। पहले पार्ट 1 और 2 में हमने अब तक पढ़ा था कि दो ध्रुवीय शक्तियाँ कैसे सामने आई, और 1945 में जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था तो दो महाशक्तियाँ उभर के आई थी सामने, सोवियत संघ और अमेरिका। अब उन दोनों में क्या क्या हुआ वो हमने अपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में पढ़ा। आज हम थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। हमने देखा था कि दो ध्रुवीयता को चुनौती देने के लिए क्या हुआ था स्टार्ट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। ये किस किस के बीच में, ये कौन थे? एशिया और अफ्रीका के जो नव स्वतंत्र यानी कि जो नए स्वतंत्र राष्ट्र हमारे स्वतंत्र हुए थे, उनकी वो अपनी प्रभुसत्ता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया था। और गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ क्या होता है? गुट निरपेक्षता का अर्थ है दोनों ही गुटों में शामिल होना। मीन्स ना तो वो अमेरिका के साथ शामिल होना चाहते थे और ना ही सोवियत संघ के साथ। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में हुआ, जिसमें हमारे 25 देशों ने भाग लिया था। ये कहाँ हुआ था? बेलग्रेड, यूगोस्लाविया की राजधानी है जो में हुआ था, जिसकी नींव 1955 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन में रखी गई। इस आंदोलन के अब जब कोई देश मीन्स जब कोई शामिल होता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो स्टार्ट होता ही है ना। तो इस आंदोलन के संस्थापक देश कौन कौन से थे और उनके नेता कौन थे? यूगोस्लाविया के थे जो वो थे जोसेफ ब्रास टिटो, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल गफ्फार नासिर, घाना के वामक एनक्रूज और इंडोनेशिया के सुकर्णो। इन लोगों ने गुट निरपेक्षता आंदोलन की शुरुआत की थी। अब हमारे अब तक जो है वो 17वें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन वेनेजुएला में भागीरथी द्वीप में सितंबर 2016 को किया गया। वर्तमान में इस आंदोलन में के सदस्यों की संख्या 120 है। साथ ही साथ वर्तमान से इसके 17 देश तथा 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर्यवेक्षक हैं। इस शिखर सम्मेलन में अब मेन जो था इस सम्मेलन का मुख्य का वो क्या था? इस शिखर सम्मेलन में आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र सुधार, पश्चिमी एशिया की स्थिति, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों, जलवायु परिवर्तन और परमाणु निशस्त्रीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। और अभी 18वां जो है ये हमारा सम्मेलन का आयोजन जो है अजरबैजान में 2019 में तय हुआ था। अब इसका जो है सम्मेलन अब क्या है? इसका गुट निरपेक्षता आंदोलन का क्या था मीनिंग? कि ना तो ये किसी भी गुट में शामिल ना होकर एक स्वतंत्र रहे, मीन्स ना वो किसी भी शक्ति के साथ शामिल हों और ना ही उनसे किसी प्रकार का विरोध करें। तो गुट निरपेक्षता ना तो पृथकवाद है और ना ही तटस्थता। ये कैसे? पृथकतावाद का अर्थ होता है अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट के रखना, मीन्स उनके किसी भी मामले में इंटरफेयर न करना। ऐसा अमेरिका ने किया था 1787 से 1914 तक, पृथकतावाद को अपना के रखा। भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत में गुट निरपेक्षता को अपनाया लेकिन पृथकतावाद की नीति को नहीं अपनाया। तटस्थता जो है वो गुट निरपेक्ष का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना भी नहीं है। तटस्थता को अपनाने का मतलब है जो भी मुद्दे हैं, यानी कि युद्ध शामिल होना नहीं होना, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह युद्ध को समाप्त करने में मदद करे, और यह देश युद्ध के सही गलत होने पर कोई पक्ष भी नहीं रखते। गुट निरपेक्ष देशों ने तटस्थता को बिल्कुल भी नहीं अपनाया, क्योंकि भारत तथा अन्य देशों ने हमेशा से दोनों महाशक्तियों के बीच शत्रुता को कम करने का प्रयास किया है। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। अब जब इतना हुआ है तो जो हमारे नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी उसमें क्या क्या हुआ? गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकतर देशों को अल्प विकसित देशों का दर्जा मिला था। यह देश गरीब थे। इनके सामने क्या थी? मुख्य चुनौती क्या थी? अपनी जनता को गरीबी से निकालना था, क्योंकि जब नए नए देश वो होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, तो उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और इनके लिए आर्थिक विकास जरूरी था, क्योंकि बिना टिकाऊ विकास के कोई देश सही मायने में आज़ाद नहीं रह सकता। ऐसे में देश उपनिवेश गुलाम भी हो सकता है, और इसी समझ से नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ था। क्योंकि अब हमारा देश भी कब आज़ाद हुआ था? 1947 में।
15 अगस्त 1947 को। तो उस टाइम हमारे देश के सामने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी कि अपने देश का विकास कैसे किया जाए, लोगों को गरीबी से कैसे दूर किया जाए, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसे में 1972 में यूएनओ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन अंक्टड में टुवर्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट नाम से एक रिपोर्ट आई। इसी रिपोर्ट में वैश्विक यानी व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव पास किया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अल्प विकसित देशों का अपने प्राकृतिक साधनों पर अधिकार होगा, ये अपने इन संसाधनों का इस्तेमाल अपने तरीके से कर सकेंगे। मींस जितने भी हमारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अपने जो उनके अपने संसाधन हैं, जैसे हमारी प्रकृति या नेचर से या पेट्रोलियम कुछ भी है, जो भी संसाधन है हमारे, तो रिसोर्सेज हैं हमारे, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन पे हमारा अपना अधिकार होगा। हम अपनी मर्जी से उन्हें अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी, ये देश अपना सामान पश्चिमी देशों तक बेच सकेंगे। मीन्स जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो क्या कर सकती हैं, अपना सामान जो भी वो बनाती हैं या कुछ भी करती हैं, इट मीन्स जैसे कोई हम अपना काम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम अपना बाहर भी अपना सामान बेच सकते हैं। मीन्स पश्चिमी देशों में भी बेचने की इजाज़त मिली और पश्चिमी देशों में मंगवाई गई टेक्नोलॉजी की लागत कम होगी। मीन्स जो भी हम बाहर के देशों से टेक्नोलॉजी मंगवाएंगे, प्रौद्योगिकी मंगवाएंगे, वो क्या होगी, उनकी लागत कॉस्ट कम पड़ेगी। और अल्प विकसित देशों की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों में इनकी भूमिका बढ़ाई गई। मीन्स जैसे अल्प विकसित देश हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पे जो है उनकी जो है महत्वता को बढ़ाया गया। जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इन सब में भी क्या है इसका वो क्या है अपना वर्चस्व बढ़ाया गया। और इस प्रकार गुट निरपेक्षता को अपनाकर भारत को क्या लाभ हुआ भाई? अब ऑब्वियसली क्या है, गुट निरपेक्षता को अपनाकर भारत को कुछ तो लाभ होगा है ना। सबसे पहले तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय फैसले जो है स्वतंत्र रूप से ले पाए, ऐसे फैसले जिससे भारत को लाभ हो, न कि महाशक्तियों को। क्योंकि हमारा देश भी उसी टाइम जब महाशक्तियाँ उभरी थी तभी हमारा देश भी आज़ाद हुआ था। तो ऐसे में क्या है, हमारे अपने देश के सामने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि हमारा जो जितना भी यहाँ था सब अंग्रेज़ों ने ले लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा विकास, हमारी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी। इसलिए क्या है, हमारे भारत के सामने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और इसीलिए उन्होंने गुट निरपेक्षता को अपनाया था। क्योंकि अगर वो गुट निरपेक्षता को नहीं अपनाते तो उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी, जैसे वो अब पहले ही हम लोग गुलाम थे तो फिर से गुलाम बनने के चांसेस पूरे, क्योंकि फिर जब महाशक्तियाँ जुड़ जाती हैं तो हमें अपने आप कोई भी काम करने की इजाज़त नहीं होती है, हमें अपनी महाशक्तियों से मिलके पूछ के करने पड़ते हैं। तो ऐसे में गुट निरपेक्षता को अपनाकर ही भारत को लाभ हुआ, क्योंकि भारत को अब भारत ना तो किसी भी महाशक्ति में शामिल हुआ, तो उन्हें अब इंटरनेशनल लेवल पे भी हर चीज़ अपने तरीके से करने की पूरी स्वतंत्रता थी। गुट निरपेक्षता से भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा कि अगर कोई महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वह दूसरे की तरफ जा सकता था। ऐसे में कोई भी भारत को लेकर ना तो बेफिक्र रह सकता था, ना दबाव बना सकता था। मीन्स क्योंकि देखो, अगर गुट निरपेक्षता है तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में कोई भी महाशक्ति उनके खिलाफ नहीं जा सकती। मीन्स अगर मान लो अमेरिका उनके खिलाफ गया तो हम सोवियत संघ के साथ जाके मिल सकते थे, और अगर सोवियत संघ गया तो हम अमेरिका के साथ मिल सकते थे। इसलिए क्या है, भारत को लेकर ना इस चीज़ में बेफिक्र रह सकते थे, क्योंकि उन पे किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं बना सकते थे। अब भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की आलोचना भी हुई। क्यों हुई? क्योंकि आलोचकों को लगता था कि भारत इसकी आड़ में अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से बचता है। मीन्स जो भी हमारे इंटरनेशनल इकोनॉमी के ऊपर या इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी फैसला हो, उसमें क्या है, भारत को लेने में बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम आती है। ये आलोचक कहते थे कि अब क्या है, वो ऐसे इंटरनेशनल जो फैसले हैं वो नहीं ले पाएंगे और उनसे बच जाएंगे। भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं। अब क्या बोला कि भारत अपनी जो उन्होंने बात बोली कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, तो वो क्या है, वो उस बात पे स्थिर नहीं रहा। भारत ने 1971 के युद्ध में सोवियत संघ से मदद ली,
कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत सोवियत संघ के सोवियत खेमे में शामिल हो गया। क्यों? क्योंकि भाई अगर हम भारत को सोवियत संघ के खेमे में शामिल हो जाएंगे तो दूसरी शक्तियों को कहने का एक मौका मिल जाता है। इसलिए आलोचकों ने ये भी बोला कि वो भारत जो है अपनी जगह पे स्टेबल नहीं है, जैसे ये हमें दिखाया भारत में। और क्या है हमारा, इसलिए सॉरी, जबकि हमने सिर्फ मदद ली थी, सोवियत संघ हमारा सच्चा दोस्त था, उसने हमेशा हमारी मदद की है। इसलिए क्या है, हमें गुट निरपेक्षता आंदोलन की अपनाना पड़ा। अब भारत जो था वो इस दौरान भारत ने नव स्वतंत्र देशों का नेतृत्व किया और अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा किया और दोनों महाशक्तियों के मतभेदों को दूर करने का पूरा प्रयास किया। इस प्रकार आज हमने गुट निरपेक्षता आंदोलन का पूरा टॉपिक पढ़ा है और आज ये हमारा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। मैं अभी इसके दोनों लिंक पार्ट 1 और पार्ट 2 के इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप चाहें तो प्लीज़ इस चैप्टर को पढ़ने से, यहाँ 3rd पार्ट पढ़ने से पहले 1st और 2nd पढ़े, तभी आपके समझ में आएगा। और अगर कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।